तो कल यानी अभी से करीब 14 घंटे बाद 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मैं खुद लगातार ग्राउंड जीरो पर हूं। आज ही जोधपुर से सीधा यहां स्टूडियो पहुंची। लोगों और नेताओं से लगातार न्यूज 18 इंडिया बातचीत कर रहा है। ग्राउंड पर कई सीटों पर हमने लड़ाई एकदम आमने सामने की देखी है, टक्कर की है। हर नेता बहुत ही सीरियसली तैयारी के साथ चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहा है। पहले फेज में वोटर की धीमी रफ्तार के बाद अब जुबानी तीखेपन को जो है आप महसूस कर सकते हैं। सियासी पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। सियासतदान वार पलटवार में अब उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं जो आपको पहले फेज में उस प्रचार में नहीं देखने को मिले होंगे। बीते कुछ दिनों से चुनाव का माहौल इतना गर्म हो गया है कि मामला अब आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई से बढ़कर तू-तू मैं-मैं पर आ गया। तू-तू मैं-मैं पर पीएम ने मुस्लिम आरक्षण के साथ प्रॉपर्टी टैक्स और प्रधानमंत्री के चेहरे पर तंज कसा तो विपक्ष की तरफ से राहुल ने पलटवार किया। तू-तू मैं-मैं हो गई। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है। गूंज में आज बात करेंगे दूसरे फेज से पहले माहौल किस तरह का है, लेकिन पहले बयानों की एक गूंज आप देखिए। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर के कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आप हिंदू मुसलमान शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या ना करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला। क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके मन में जिस तरह के सवाल हैं वो सारे जवाब यहां आपको इस बड़ी स्क्रीन पर मौजूद तमाम नेता देने वाले हैं। हमारे साथ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति भाई।
जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। एआईएमआईएम के दानिश कुरैशी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे कुछ ही बस अल्लाह का शुक्र है आप भी बखैर होंगे ये उम्मीद करती हूँ। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरू करते हैं डिबेट। शक्ति यादव, शुरुआत आपसे है। 400 पार का दावा कांग्रेस को कितना मजबूत इस वक्त बीजेपी की तरफ से दिख रहा है? आरजेडी को, कांग्रेस को, सपा को दिख रहा है? क्योंकि जब राहुल गांधी तू मैं करने लगते हैं कि ये घबरा जाता है, इसके हाथ कांपने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि घबराहट कहीं और नजर आ रही है। इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों? तू मैं क्यों शक्ति भाई? रुबिका जी, भाषा की मर्यादा तो लगातार भाजपा के शहजादे लोग तोड़ रहे हैं, ये बात तो दिख रही है। जो लोग खुद उन सूत्रों का, उन बंधनों का निर्वहन नहीं करते हैं, उस सूत्र और बंधन की बात करने लगे। सवाल तो साफ है, देश में महंगाई, बेरोजगारी, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई की है, बेरोजगारी की है। हमारे वचन साफ हैं कि हम अगर इंडिया गठबंधन देश में आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी, 1 करोड़ लोग को रोजगार दिया जाएगा, 10 फसलों पर एमएसपी लागू की जाएगी। हम इन सब मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये लोग फजूल की बात कर रहे हैं। अरे देश की जनता को जिन सवालों को जवाब देनी चाहिए आप, तो आप तू में कौन कर रहा है? जो बिलो द बेल्ट जाकर के बातें अपनी पद की गरिमा को ताक पे रख करके नहीं, पर सवालों को उठाता मैंने है, आपको तो कभी आपको मैंने सबसे ज्यादा गुस्से में देखा है। आपने तो कभी किसी को तू मैं नहीं किया कि ये आदमी बौखला जाता है, इसके हाथ कांपने लगते हैं, ये ऐसे करने लगता है। ये मैंने तो तू आपके मुंह से कभी नहीं सुना है। नहीं, ऐसा है रुबिका जी, भाषा की मर्यादाओं को जब कभी कोई तार करता, जब कोई झूठ का सहारा लेता, तो आप एक बात आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी की भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया ना कि राहुल गांधी की भाषा भी ये नहीं होनी चाहिए, उनको तू तड़ाक नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है उनको। राजनीति की शुचिता का ख्याल हर कोई को करनी चाहिए। बस बात निकलती है तो दूर तक जाती है। मैं तो सिर्फ मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं या आपकी तरफ से इस तरीके से मर्यादा तार की जा रही है। वहां से भी लगातार ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार वो आपको अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट फेज के बाद आप कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे। ये मामला पूरा का पूरा 360 डिग्री राजीव रंजन जी डाइवर्ट कैसे हो गया? शक्ति भाई बस रुबिका जी पूरी बात सुन। ओके 20 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए आप प्लीज। रुबिका जी पूरी बात सुन। सबसे बड़ी बात साफ है, एक घबराहट भी लो। और मैं जो माफ करिएगा, मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता। अगर इनका सर्टेन प्लेटफॉर्म जो इनके सहयोग न मिले, ईडी, आईटी, सीबीआई का साथ न हो, तो भारतीय जनता पार्टी 50 पार देश में नहीं करेगी। जो हालात है देश का, ओके 50 पार नहीं करेगी अगर आपके पास सेंट्रल एजेंसीज ना हो। राजीव रंजन जी, अब देखिए, इस तरह के जो बयान है ना, उस पर कई बार हंसी भी आती है। हैरानी इसलिए नहीं होती है कि इस तरह के बयान कई बार पहले भी दिए जा चुके हैं। लेकिन जहाँ तक शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता, देखिए कांग्रेस को अपने 60-65 वर्षों का जो उनका इस देश पर जो उनकी हुकूमत रही है, उस दौरान उन्होंने कब क्या किया, कब लोकतंत्र का गला घोटा, कब न्यायपालिका के पर कतरे, कब अभिव्यक्ति की आज़ादी के पर कतरे, लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल उन्होंने बनाई, ये सब कुछ तो कई बार कहा जा चुका है। लेकिन ताज़ा जो आपकी जो बहस का जो मसला है, वो है राहुल गांधी जी के बयान के दौरान जिस तरह की बौखलाहट और हताशा दिखती है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है, हाँ। केवल ये आवेश में ऐसी बातें कहने का सवाल नहीं है, इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और विमर्श की मर्यादा का ख्याल सबको रखना है, ये तो सब लोग बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी का बयान तो बिल्कुल ताजा बयान। शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज के चुनावों के बाद आप लोग थर-थर कांप रहे हैं, आप लोग डर गए हैं। देखिए, नतीजे बता देंगे। पहले फेज में तो खैर बहुत बड़ी जीत हम लोगों को मिलेगी,
अब पता नहीं इनके विश्लेषण का आधार क्या है कि मतदान का प्रतिशत कहीं कम हो जाए तो ये जीत जाएंगे, मतदान का प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। हाँ। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप दोनों ये सुनिए, आप दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं, दोनों दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। 102 सीटों पर सर चुनाव हुआ था फर्स्ट फेज में। आप दोनों से मैं पूछ लेती हूँ, पहले शक्ति यादव जी आप बता दीजिए 102 में से इंडिया गठबंधन कितनी ला रहा है, बताइए कितनी ला रहा है? मैं इसको नोट कर दूंगी अभी। दुर्गा जी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन एक आकलन, हाँ आकलन बता दीजिए। मतपत्रों में बंद है, मतपत्र जो बंद है बक्से में, उसके आधार पर मैं इतना ही कर दूं। बिहार में तो एक भी सीट नहीं मिल रही है और 40 पार भी नहीं करेंगे भाजपा के लोग। आप जितना आपको दिखाना है आप दिखा दे लो। जिस तरह की बातें जाए गांव और कस्बों में जमीन पर जाकर के देखें क्या आक्रोश क्या है। हमने शुरू में एक बात कही थी कि मोदी जी की कहर से जो जहर फैला है समाज में, उस जहर का भाव का प्रकटीकरण वोट में तब्दील के रूप में तब्दीली होगी और उसके भाव दिख रहे हैं। मुझे आंकड़ा दीजिए ना, वो तो मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। आप पहले फेज में कितनी सीटें ला रहे हैं? हमने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 पार नहीं करेगी। अब समझ सकते हैं एनडीए समाप्त। राजीव जी, और बिहार में तो 40, बिहार में तो 40 आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, शक्ति जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो भी हकीकत जानते, बिहार के पहले फेज में हम चारों की चारों सीटें जीते और दूसरे फेज में तो जनता दल यूनाइटेड के 5 सीटों पर ही उम्मीदवार। एनडीए गठबंधन की 5 सीटें कल जनता दल यूनाइटेड के हिस्से की सीटें, और आप इन दावों को आप नोट कर सकती हैं। जो पहले चरण की 4 सीटें हैं और दूसरे चरण की 5 सीटें, ये 9 सीटें तो हम जीतेंगे। कुल 7 चरण में बिहार की 40 सीटें, ये 40 की 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है और बड़े अंतर से ये इन सीटों पर जीत। अंतर ही तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले दानिश भाई, कल जुमा है। असद ओवैसी कहते हैं कि शैतान को कल हराना है। अब ये शैतान कौन सा वाला है? क्योंकि आप जिस तरीके से वोट काटने का प्रयास करेंगे उसमें हारेगा कौन? किस वोट बैंक में आप सेंध लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो ये पूछ लें कि अब बीजेपी की बी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या वो खुद सत्ता के साथ में जाके लीन हो गए। पहले तो ये साफ कर दे तो बिहार में लोगों को मामला क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। रह गई बात बिहार की, बात की जाए तो अख्तरुल ईमान साहब बहुत जबरदस्त लीड के साथ में जीतेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात कि देखो, हमारे यहाँ तो कंकरी मारने का जो सिस्टम है, शैतान को भगाने का वो तरीका है जो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया है। और कल जब मामला आगे बढ़ेगा तो चुनाव के नतीजे जो पहले राउंड के अटके हैं उसके बाद से जो बीजेपी बौखलाई हुई है, मुझे लगता है कि सेकंड सेशन के बाद तो इनका बिल्कुल बेटा। दानिश भाई, शैतान को कंकड़ी मारने पर आपको फक्र महसूस होता है ना, बड़ा आप खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं माधवी लता अगर प्रभु राम का धनुष हवा में उठाती है तो आपको कम्युनल लगता है, ऐसा क्यों? सुनिए, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ उसका। देखिए, हमको कम्युनल लगता है या नहीं लगा, हमने अपनी बात जाके इलेक्शन कमीशन के सामने बात रखी। नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, इसका जवाब पहले मुझे दीजिए दानिश भाई। हाँ बिल्कुल, जवाब ही दे रहा हूँ। शैतान को कंकड़ी मारने का काम कौन शैतान है और किसको कंकड़ मार रहे हैं? और माधवी लता अगर राम का धनुष उठा ले तो इलेक्शन कमीशन जाकर और कहते हैं ये कम्युनल है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति। अच्छा, कंकरी मारने का काम शैतान का इसलिए है क्योंकि शैतान का काम बहकाने का है और जो लोग बहका रहे हैं वो शैतान की व्याख्या में आते हैं। और कल देश के वो आपकी व्याख्या है ना, वो तो आपकी व्याख्या है। हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं है। दानिश जी ने क्या कहा आपने सुना ना? कल जुमा है, असद ओवैसी कह रहे हैं कि शैतान को कंकड़ी मारनी है और वो कंकड़ी जो है वोट से पड़ेगी। देखिए, अभी दानिश साहब की थोड़ी मैं दानिश्वरी में कुछ इजाफा करने की कोशिश करूंगा, ये बताते हुए कि जिसको आप कंकड़ी मारने की बात कह रहे हैं और आपको लगा था कि अगर किसी ने
धनुष का आपके हिसाब से इशारा कर दिया मस्जिद की तरफ, जबकि उन्होंने कहा कि मस्जिद की तरफ कोई इशारा नहीं था, तो आपको बुरा लगा। मगर आजकल तो आप लोग उन लोग साथ खड़े जिन्होंने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता दूं, दुनिया में कम्युनिस्टों ने अपने कंट्रीज में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, रशिया हो या चाइना हो। ठीक, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात यह कि उनके लिए तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। वास्तविकता यह है, जो अभी दानिश साहब ने एक और बात कही कि कौन ए टीम कौन बी टीम, तो यहां पर रूबिका जी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये MIM की बी टीम है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जो खतरनाक खेल असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं ना, ये जो खतरनाक खेल असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं, ये ठीक 100 साल पहले खेले गए खेल का एक्शन रिप्ले है। एक जमाने में जिन्ना भी कांग्रेस का सदस्य था और कांग्रेस के अंदर ही था, कांग्रेस के अंदर उसने दबाव बनाया और दबाव बनाते बनाते जब कांग्रेस को इतना झुका ले गया कि पहले उसने कहा कि मैं गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है, फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, फिर उसने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो जब वो हो गया तब उसने कहा अरे अब क्यों खड़े हो भाई, ये गांधी नेहरू तिलक इनके पीछे क्यों, अपनी पार्टी बनाओ, अपने पीछे खड़े हो। हाँ। ये खतरनाक खेल यही खेल रहे हो इंडी गठबंधन वाले या आरजेडी और कांग्रेस वाले, ऐसे ही इनकी मांगों के आगे नतमस्तक होते चले जा रहे हैं और ये वो गेम खेल रहे हैं जो आज नहीं 10 साल के बाद कहेंगे कि अब तुम अपनी, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये MIM हैदराबाद में ये कर चुकी है। तो आप देखिए, बदरुद्दीन अजमल एक हिस्सा है असम का जहां पर ये कर चुके हैं, और मुस्लिम लीग केरल में कर चुकी है। अगर किसी दानिश्वर को समझ में ना आ रहा हो तो हिंदुस्तान के कुछ कुछ इलाकों में हो चुका है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इंडी गठबंधन MIM की बी टीम। अच्छा सुधांशु भाई सुन लीजिए, आप बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छी करते हैं, आप जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, आजादी के पहले का जिन्ना इनको बहुत याद आता है, तमाम चीजें याद आती हैं। अभी मैं उनसे पूछ लूंगा कि तुम्हारे कौन किन के पूर्वज जो हैं किन से मुखबिरी के बदले पैसे पाते थे, तो वो बिल्कुल बौखला जाएंगे। लेकिन मैं सच्चाई बयान करूं, ये आजादी के पहले की चाहे जो भी बात कर रहे हो, आजादी के बाद देश में वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस मुल्क के अंदर में एक मस्जिद को ढहाने का मूवमेंट चलाया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा होने के बावजूद भी उसको ढा दिया। अब ये जिस तरह की अराजक राजनीति देश में फैलाई इन्होंने, मुझे ये बताइए, आप तो भविष्य की बातें कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा या क्या होने वाला है, लेकिन देश को टुकड़ों में बांटने का काम, इतने हजारों लोगों को आपने बेघर करने का काम, इतने हजारों लोग मारे जाने का काम जो 1992 और उसके बाद के जो दंगों में हुआ, ये आपके सामने है, ये आपकी तारीख है और ये आपका शायद मेरे हिसाब से अचीवमेंट भी है। लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी राजनीति बिल्कुल साफ और सुथरी छवि के साथ में काम करती है। आज आरोप लगाना आपका काम है, आप लगाइए। आपको पेट में दुखता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसके लिए तो आप चुनाव में जेपी नड्डा, अरे नड्डा जी पहुंच गए वहाँ लड़ाई के लिए, अमित शाह पहुंच गए, योगी जी भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन में कुछ नहीं कर पाए। यही काम उन्होंने बाकी की राजनीति के लिए किया, नतीजे। ठीक है दानिश भाई, अब आपने जिस तरीके के आरोप लगाए सुधांशु जी, 92 के बाद से आपने सिर्फ आतंक मचाया और कुछ नहीं किया। अगर किसी ने सुकून में इस देश को रखा तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। बिल्कुल नहीं, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये 92 में जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सदैव विवादित ढांचा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, जहां 1937 के बाद से कभी नमाज नहीं हुई थी, यहाँ 54 साल से नमाज ना हुई हो, और जहां उससे पहले 34 साल से वहां पर मूर्तियां रख के पूजा हो रही हो, वो इनके हिसाब से मस्जिद थी। चलिए मान लिया, पर यह बताइए, इस देश में एक और मस्जिद भी तो तोड़ के ही नहीं, जला दी गई, जो बहुत बड़ा कुफ्र था। आपको याद है चरारे शरीफ मुंह से नहीं निकलता, वो भी तो कश्मीर में जला दी गई, और जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया, मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की पेशानी पे शिकन नहीं आई। अब आइए, सबसे मुकद्दस मस्जिद कौन है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए? तो वो, सर मेरी बात तो पूरी सुनिए, अभी आप चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत। अब आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, अब अपने टर्न का इंतजार करिए। अब इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और सबसे मुकद्दस मस्जिद कौन है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए? वो है हजरत बल में जहां कहा जाता है मोहम्मद साहब का बाल रखा है मुई मुकद्दस, और वहां आतंकवादियों का कब्जा हो गया।
आतंकवादियों का कब्जा रहा, वहां कार्रवाई हुई और आपके मुंह से चू नहीं निकला। नवंबर 1993, ये 92 के बाद की बातें बता रहा हूं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आप हल्ला मचाने की बात करते हो, और जब हमारी सरकार आई, एक लाइन और पूरी कर दूं। जब मोदी जी की सरकार आई, बस 10 सेकंड में मोदी जी की सरकार आई, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के 70% लोगों को किसी ना किसी गरीब योजना का लाभ मिला। और मोदी जी की सरकार से पहले यूपीएससी में मुसलमान 2% सेलेक्ट होता था, ठीक है। और पिछले 3 सालों से 5% सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए दानिश साहब, जरा इधर भी दानिश्वरी से गौर फरमाइए। दानिश भाई रुकिए, मैंने आप दोनों को मौका दिया, एक बार सुन लीजिए। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं बी टीम के, लेकिन ये बी टीम जो है फायदा किसको पहुंचा रही है और नुकसान किसको? आप अपने मतलब के चक्कर में ये जो बार बार सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ते रहते हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं मुझे बताइए ना। बिहार के किशनगंज में आप किसको हराएंगे? बीजेपी को हराएंगे कि कांग्रेस को हराएंगे? देखिए, बिहार के किशनगंज में तो हम जीतने वाले ही हैं। आप मिठाइयां बंटवा दीजिए रुबिका जी मेरी तरफ से, मैं आऊंगा तो आपको बॉक्स बक्सा भी देता। किशनगंज में तो हम अख्तरुल ईमान साहब की लीड के साथ, जबरदस्त लीड के साथ जीतेंगे हम, इंशाल्लाह तारीख देखेगी। लेकिन सबसे मेरा जो सवाल था सुधांशु भाई ने उसका जवाब नहीं, आप जीतिए, मिठाई का डब्बा आप हारे तब भी ले आइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिठाई तो मैं ले लूंगी आपसे। मुझे ये बताइए आप हरा किसको रहे हैं, बीजेपी को कि इंडिया गठबंधन को? सुनिए, देखिए, हम अपने तरीके से राजनीति करते हैं और हमारे अलायंस में जहां जो भी है हम उसके लिए काम करेंगे। हम किसी और के लिए तो करेंगे नहीं, तो अपने तरीके से हमने काम किया। लेकिन मैं तो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब सुधांशु भाई से पूछ लो कि उन्होंने जो भी हिस्ट्री बताई है, ये तो शायद आतंकवादियों की है या और किसी की है। मैंने राजनीतिक पार्टी का पूछा तो एक भी नाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये सवाल का जवाब मुझे दे देते तो समझ में आ जाता कि सबका साथ और सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति। और सुनिए, रह गई बात अगर यूपीएससी की या किसी भी ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हैं, तो देखिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर में काबिलियत जो है वो बच्चे की अपनी होती है। इस पर या फिर आप ये कह दीजिए कि आपने अभी तक रोक के रखा था और इस बार आपने फ्री हैंड दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मेरी काबिलियत है तो मैं अपनी तरफ से तो आगे बढ़। नहीं, तो फिर कर्नाटक में जो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है उसका आप समर्थन नहीं करते हैं ना? मुसलमानों को जो 4% आरक्षण दिया है वो नहीं होना चाहिए ना फिर तो? नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आर्टिकल 341 का जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है नेहरू सरकार के वक्त का। नहीं, पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं काबिलियत पर हो जाएगा, तो कर्नाटक में जो रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए ना मुसलमानों को? मैं आपको वही तो आपको बता रहा हूँ कि हमको रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया कि ईसाइयों को और मुसलमानों को आर्टिकल 341 में इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपने कहा अपनी काबिलियत पर बच्चा आगे आएगा यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? हाँ कि मैं आपको देखिए, अभी ये रिजर्वेशन से आया बच्चा, वो तो अपनी काबिलियत पे आया ना। आपने अभी हाल क्या कहा कि भाई आपने 2 बच्चों को या 5 बच्चों को आपने वो दी यूपीएससी का क्लैरिफिकेशन दिया। अरे तो आप कह रहे हैं अपनी काबिलियत से आते हैं, तो कर्नाटक में रिजर्वेशन इज रॉन्ग ना, नहीं मिलना चाहिए ना मुसलमानों को? क्यों नहीं? सुनिए मेरी बात, मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या बताइए, हमारा आर्टिकल 341 में क्यों छीन लिया गया? और मोदी की बात न कीजिए। अब जब मैं आपको अभी कह रहे हैं पहले काबिलियत, मैं जब कर्नाटक का मामला पूछ रही हूँ तो आप इधर उधर जा रहे हैं। अब रुक जाइए, राजीव रंजन जी भी है और शक्ति यादव जी। आप जानते हैं पिछले कई मिनट से मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। शक्ति यादव जी बताइए, ये लोग किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसको फायदा? इंडिया गठबंधन का आप पार्ट क्यों नहीं बना पाए AIMIM को? रुबिका जी, आप डिबेट को जहां ले जाना चाहते हैं हम उधर जाएंगे नहीं। हमने देश की हालात, महंगाई, बेरोजगारी, हम इन अपन जन वचनों पर कायम। हम देश की जनता को आश्वस्त किया है कि 500 में सिलेंडर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 नेशन 1 यूनिट बना रहेगा। हमारा जो है टैरिफ है बिजली का, उसके हिसाब से काम करेंगे। हम तो ये देश से बचन ले रहे हैं, हम तो कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं रहे। हम MSP देंगे इसकी बात कर रहे हैं, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे इस पर बात कर रहे हैं। हम कहाँ इधर हिंदू मुसलमान, इमरान पठान और पाकिस्तान चक्कर में देश की जनता जाना नहीं चाह रही है। देश की जनता सिर्फ एक सीधा लकीर खींची है। वह देश को चाहिए, किसान को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए,
आम आदमी की चिंता करिए, नौजवान की चिंता करिए, संविधान की चिंता करिए, किसान की चिंता करिए, और इन्हीं चिंताओं के आधार पर सुधांशु जी कह रहे हैं इस बार हिंदू मुसलमान पर लड़ाई नहीं होगी, आगे बढ़ रहा है। लड़ाई नौकरी पर होगी, महंगाई पर होगी, सहूलत पर होगी, सुरक्षा पर होगी। नहीं, MY वालों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, ये बात हम पूरी तरीके से देश की जनता समझती है। और कितनी अद्भुत बात शक्ति यादव जी कितनी शक्ति के साथ कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। जनाब अब अपने टर्न पे बोलिए जनाब। ये कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो भैया बिहार की आबादी कितनी है? 12 करोड़। और बिहार में कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी कुल मिलाकर कितने? 20 लाख से कम, और 1 करोड़ दे देंगे। तो गजब लॉजिक है ना। मतलब जिस राज्य की कुल आबादी 12 करोड़ है, जहां पर और एक एस्टैब्लिश्ड रूल होता है कि किसी भी राज्य में कुल जनसंख्या का अधिकतम 1.5% सरकारी कर्मचारी हो सकता है, अधिकतम 1.5%। तो उसके अनुसार 20 लाख के आसपास हैं, 1 करोड़ दे देंगे। ऐसा सब्जबाग दिखाते लोग, समझते। और जानते मुझे क्या लगता है रूबिका जी, ये लोग पहले कहते 10 लाख नौकरी देंगे, फिर कहे 20 लाख देंगे, फिर 1 करोड़ देंगे। एक्चुअली में इनका हिडन मीनिंग लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये 10 लाख नौकरी नहीं कह रहे थे, कह रहे थे 10 लाख में नौकरी देंगे, फिर 20 लाख में नौकरी देंगे। रेट बढ़ता जा रहा है, अब 1 करोड़ में नौकरी देंगे। और जहां तक विकास, महंगाई, बेरोजगारी, तो सिर्फ ये बता दीजिए इस समय महंगाई की दर कितनी है? इस समय है 5%। और आप कोई 5 साल बता दीजिएगा कांग्रेस और विपक्षी दल के शासनकाल के जहां 5% से कम हो। आप बता के जाइएगा तो मैं मान लूंगा अपनी बात। शक्ति जी केवल 5 साल बताइएगा, 60 साल में जी ने जब 2 सवाल 5% उठाए। ये जो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो महंगाई दर, दूसरा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा लेकर नौकरी देने की बात करते हैं। बेसिकली मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। ये चुनाव देश का है और इंडिया गठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का पार्टी है। देश में 30 लाख रिक्तियां हैं, 70 लाख सृजित करने का आंकड़ा है। इसके आधार पर देश में 1 करोड़ की बात हमने की जन वचनों में। नंबर 1। नंबर 2, 500 सिलेंडर की बात की, 500 रुपए में देश भर में जो आपने 400 सिलेंडर को 1400 में, 1200 में तब्दील किया, और जाकर के राजस्थान में फिर झूठ बोला। हम तो चाह रहे MSP की बात कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमने कहा पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हमने कहा कि जो हम ड्यूटी के दौरान सैनिक पर मरेंगे उनको शहीद का दर्जा देंगे और अग्निवीर समाप्त करेंगे। शक्ति भाई क्या बात कर रहे हैं आप? जहां पर गठबंधन में सरकार में है वहां तो OPS लागू नहीं कर पाए आप। अपने कहा में नौकरी देंगे। नहीं शक्ति भाई बताइए ना, कहाँ OPS आपने लागू कर लिया है? सब्जबाग मत दिखाइए ना, कहाँ OPS? अच्छा बताइए कहाँ OPS लागू हुआ? 15 लाख वाली सब्जबाग रूबिका जी नहीं है। नहीं शक्ति भाई मुझे बताइए ना, OPS कहाँ है? OPS कहाँ? नौकरी थी। आप 17 महीने बिहार में सरकार पे थे, OPS क्यों नहीं लागू हुआ बताइए? एक डंके की चोट पर मैं कहता हूँ, पहले डंके की चोट पर ये बताइए बिहार में OPS लागू क्यों नहीं किया? 17 महीने आप सरकार में थे। रूबिका जी प्लीज सुन तो लीजिए। पूरे दुनिया का एक राज्य बताओ जहाँ 70 दिन में बिल पर्चा लीक हुए। हमने 2,17,000 नियुक्ति एक विभाग में किया 17 महीना में, और 17 साल से लोग हमने अपने इच्छा शक्ति को सामने रखा। हमने जो कहा तो किया। आपने क्या किया? शक्ति भाई ये मैं रिपीट करने में रिपीट करने में मैं घबराऊंगी नहीं। आपने नौकरियां दी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मैं पहले भी इस मंच पर कह चुकी हूँ और आगे भी कहूंगी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन OPS जिसका आप जिक्र कर रहे हैं राजीव रंजन जी, OPS देंगे बिहार में तो ना दे पाए 17 महीनों में OPS। कुछ नहीं देंगे। परिवार का शासन कैसे और पुख्ता हो, कैसे मजबूत बने, यही करेंगे। और नौकरियों में 2005 तक का इतिहास बता देना। 90 से 2005 आपकी खुद की सरकार। इस बार जो 17 महीने की सरकार थी ये बिहार के नेता नीतीश कुमार जी की। मुझे लगता है कि राजीव जी आप कहां थे उस समय? अरे नहीं शक्ति जी गलत आंकड़ा मत प्लीज नहीं, आप जनता से चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे दल में साथ मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप ये गलत आंकड़ा आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप नहीं मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया और मैं गलत आंकड़े नहीं दे रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास 90 से 2005 अवसर था, आपने कानून का शासन नहीं दिया।
उस दौर में हाईकोर्ट ने बिहार के शासन को लेकर क्या टिप्पणियां, ठीक है राजीव जी, नौकरियों को लेकर के नहीं। रूबिका जी, अगर इस तरह से आपको टाइम नहीं राजीव देना जी, है हाँ नहीं तो पूरी बात ऐसे नहीं हो पाती। राजीव जी 20 सेकंड, सबको सुनती है। 20 सेकंड में राजीव जी 20 नहीं, सेकंड। मैं अपना समय आपको देता हूँ, मैं अपना समय आपको देता नहीं वो इसलिए क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को समय दूं, लेकिन मेरे नहीं, पास भी तो होता क्या समय है? नहीं है ना, नहीं, फिर मेरे भी पास ठीक भी है, समय रूबिका नहीं है जी। ना। मैं अच्छा, माफी ठीक है, चाह मैं रही आप- थी राजीव रंजन अच्छा, जी। मैं 20 सेकंड में अपनी हाँ बात 20 पूरी सेकंड। करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो 17 महीने हैं जिसकी चर्चा ये बार बार करते हैं, इसमें इन्होंने कुछ काम किए। बिहार में शराबबंदी और कोलकाता स्थित 9 शराब कंपनियों से शराबबंदी के बावजूद इन्होंने 43 करोड़ रुपए लिए। इनको 70 करोड़ रुपए मिले हैं चुनावी चंदे, जिसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनइथिकल और चंदे के बदले में धंधा जैसे जो सवाल खड़े करते हैं। फिर सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। सुधांशु जी, शक्ति यादव जी, राजीव रंजन जी, दानिश भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल दूसरा फेज है मतदान का, बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सुबह 6 बजे से देखने वाले हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। 8 बजे होगी मुलाकात, देश नहीं झुकने देंगे।